आज हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 भी स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। ये हमें प्रूव करना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा, याद होगा अगर आपको पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कहा था, यहाँ पे क्या आ गया? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सेम वही पीछे वाले क्वेश्चंस की प्रोसेस हमें यूज करनी है। क्या है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए है, बी को हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे? 3। क्यों लेट करेंगे बेटा बी को हम 3? बी को हम पहले 9 भी लेट कर सकते हैं। अगर हम बी को 9 लेट करेंगे, जरा सोच के देखो, अगर बी को 9 लेट करेंगे तो ये कंडीशन 0 लेस देन आर लेस देन 9 रहेगी। इट मीन आर की वैल्यूज क्या होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी सारी वैल्यूज होंगी, यानी 9 वैल्यूज। और फिर ये 9 की 9 वैल्यू जैसे मैंने 0 1 और 2 पुट किए हैं, ऐसे में 9 की 9 वैल्यूज इसमें पुट करनी पड़ेगी, उनका क्यूब करना पड़ेगा। तो जस्ट एज्यूम क्वेश्चन कितना लंबा पड़ेगा, इसलिए हम आर बी को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। बी को 3 लेने से हमें फायदा क्या होगा? बी को 3 लेने से हमारा आर 0 1 2 रह जाएगा, घट जाएगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा बेटा? और बी हम 3 क्यों ले सकते हैं? एक बात और, क्योंकि आप कहोगे कि हमें तो 9m चाहिए इसलिए 9 लेना पड़ेगा। हम 3 क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमें क्यूब करना है। अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। और 27 में से मैं 9 कॉमन आराम से निकाल सकता हूं, इसलिए मैं b की जगह क्या लेने वाला हूं? 3 लेने वाला हूं। तो b की जगह हम क्या लेंगे? 3, और ये जो बाकी वैल्यूज है इसको हमें रिमूव कर देंगे। तो अगर b को हम 3 लेंगे तो a हमारा क्या बनेगा? 3q प्लस r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3 हो जाएगा। और r की वैल्यूज क्या ली जाएंगी? 0 1 एंड 2। तो r की जगह 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे एंड 2 पुट करेंगे। r की जगह 0 के लिए a क्या बनेगा? 3q बनेगा, 1 के लिए 3q प्लस 1 बनेगा, 2 के लिए 3q प्लस 2 बनेगा। अब क्या है? हमें क्यूब चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड, सभी में क्यूब कर देंगे। इसमें क्यूब करेंगे, a का क्यूब 3q का क्यूब, a क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब, a क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब। अब क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला पता है, a प्लस b के क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे a क्यूब 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, q का क्यूब यहाँ पे a क्यूब, यहाँ a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a मानेंगे 3q को और b मानेंगे 1 को। अगर मैं a की जगह 3q रखूं और b की जगह 1 रखूं तो यहाँ पे 3q का क्यूब 27q क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर इंटू b1, तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर, 9 3 जा 27q स्क्वायर, और प्लस में 3ab स्क्वायर, 3 a की जगह 3q और b की जगह 1, कितना हो गया? 9q। सेम 3q प्लस 2 में a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ये बनेगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। यहाँ पे देखो 27 से हमने 9 अलग कर दिया और बाकी को क्या लिख दिया? 3q क्यूब, यहाँ पे a क्यूब। इन तीनों में से क्योंकि 1 को मैं अलग कर लूंगा, मुझे 9m प्लस 1 चाहिए, इसलिए 1 मैं अलग कर लूंगा। 27q क्यूब 27q स्क्वायर और 9q में से मैंने 9 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस में q और प्लस का 1 मैंने अलग से ले लिया। सेम यहाँ पे इन तीनों में से, क्योंकि मुझे एक 9m प्लस 8 भी चाहिए ना, इसलिए मैंने प्लस 8 को अलग कर लिया, बाकियों में से 9 कॉमन ले लिया। तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q हमारे पास बच गया। a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब यहाँ पे a क्यूब इक्वल टू 9, इसलिए क्योंकि एक इंटीजर है इसलिए मैं इसको m लिख लेता हूँ, ये भी एक इंटीजर है इसलिए मैं इसको भी m लिख लेता हूँ। ये बनेगा हमारे पास 9m प्लस 1, ये 9m प्लस 8। यानी कि हमें जो चाहिए था कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो हमारा जो क्यूब है किसी भी नंबर का, यानी a का, a हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था, a का क्यूब है वो 9m होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा। तो अब लिख देंगे, सो क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है
चैप्टर शुरू किया था तब भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब क्या है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है हमारे पास, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर को हम एक प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, जो फैक्टराइजेशन आएगी, वो क्या होगी, यूनिक होगी, यानी उसके अलावा कोई और भी फैक्टराइजेशन नहीं आ सकती, वही होगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। हम ऑर्डर इधर उधर हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं आपके पास, मान लो मुझे 12 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। मैं 12 के प्राइम फैक्टर ऐसे भी बना सकता हूं, 3 4 12, 2 2 4, 2 2 1। अगर इसको प्राइम फैक्टर में मैं लिखूं तो क्या बनेगा, 2 into 2 into 3। और अगर मैं इसको लिखूं तो 3 into 2 into 2। अब आप कहोगे कि ये तो 2 आ गई थी, यूनिक तो नहीं हुई, लेकिन ये यूनिक है। कैसे, क्योंकि 2 2 और 3 इसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर भी क्या है, 2 2 और 3। बस इनको एक्सप्रेस थोड़ा अलग कर दिया गया, यानी इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया। यहाँ पे 3 लास्ट में लिखा गया था, यहाँ 3 क्या आ गया सबसे पहले। यानी कि जो फैक्टराइजेशन में जो नंबर ये हैं यहाँ हैं, वही नंबर्स दूसरे के फैक्टराइजेशन में पड़े हैं। इसका मतलब वो है तो यूनिक, तो यूनिक है, उनका ऑर्डर चेंज हुआ है, तो हमें क्या कहेंगे कि जो फैक्टराइजेशन होगी प्रत्येक कंपोजिट नंबर की, वो हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। और जो प्राइम फैक्टर का ऑर्डर है वो हमें चेंज हो सकता है। अगर मैं एक बात मान के चलो, मान लो हम प्राइम फैक्टर बना रहे हैं बेटा 196 के, 196 के प्राइम फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे, 2 9 और 2 8 2 पे फिर डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 2 9, फिर 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 7 जा 7 1 जा 7। तो 196 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 into 2 into 7 into 7। तो 196 किसके इक्वल हो गया, 2 raised to power 2 into 7 raised to power 2। क्योंकि 2 2 टाइम है तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, 7 भी 2 टाइम था तो हमने 7 की पावर 2 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे एक चीज फिक्स कर लूं कि हम जो भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये जो वे होगा वो हमेशा यूनिक होगा। क्योंकि आप जब भी प्राइम फैक्टर बनाओ, मान लो आपके अलग अलग आ गए, इसके मान लो ए अलग अलग आ गए थे, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 into 2 into 3, ऊपर वाला भी 2 into 2 into 3 था। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये वाली बात लिखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज है, हायर मैथमेटिक्स में हम इसका यूज करते हैं, अपनी क्लास के क्वेश्चन सोल्व करने में यूज करेंगे। एंड नॉट ओनली मैथमेटिक्स, अदर फील्ड्स में भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का काफी यूज करते हैं कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की यूनिक फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको सोल्व करने के लिए, जिसका यूज हम आगे आने वाले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए करेंगे। ये एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.2 से पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे इन एग्जांपल्स में। ये कहते हैं कंसीडर द नंबर 4 raised to power n, 4 की पावर n है, वो हमें एक नंबर लेना है, where n is natural number, check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digits 0। देखो सिंपल सी चीज है, आसान सा काम है। इसने कहा कि हमें एक नंबर लेना है 4 raised to power n, जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी n 1 2 3 4 5 6 में से होगा, आगे भी चलता रहेगा, कुछ भी हो सकता है। चेक वेदर कहता है चेक करो देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की जगह हम कोई भी वैल्यू रखें नेचुरल नंबर में से, फॉर विच, जिसके लिए 4 raised to power n का जो आंसर आएगा उसके एंड में डिजिट 0 हो, ये हमें चेक करना है। अब देखो 2-4 नंबर चेक करने को हम कर सकते हैं, जैसे एक पुट करें 4 की पावर 1 4 हो जाएगा, अगर हम 2 पुट करें तो 16 हो जाएगा, 4 की पावर 3 पुट करें तो 64 हो जाएगा, 4 की पावर 4 पुट करें तो 256 हो जाएगा। इसके लिए एक दो नंबर और सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी,
और नेचुरल नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं, कितने के लिए चेक करेंगे, इसलिए हमें एक जनरलाइज रिजल्ट चाहिए। अब एक बात सोच के देखो आप, अगर कोई आंसर आए, मान लो इसका कोई भी नंबर आ गया, मान लो इसका आंसर आ गया हमारे पास x, और x एक ऐसा नंबर है, हमें चेक कर रहे हैं क्या उसकी एंड डिजिट, x की जो लास्ट डिजिट है क्या वो 0 है। अगर वो डिजिट 0 होगी, इट मीन ये नंबर 100% 5 या 10 से डिवाइड होगा। तो जिसके लास्ट में 0 हो वो 5 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है। तो हम लिखेंगे इफ 4 raised to power n ends with digit 0, then it should be divisible by 5 और 10। या तो 5 से डिविजिबल होगा या 10 से डिविजिबल होगा, ये बात तो समझ में आई बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 raised to power n है, अगर हम उसके प्राइम फैक्टर बनाएं तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर उसके, क्योंकि हमने अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की है कि कोई भी नंबर है उसकी जो प्राइम फैक्टर बनेगी, प्राइम फैक्टर क्या होंगे, हमेशा यूनिक होंगे। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर बनाऊं और प्राइम फैक्टर में 5 आ जाए, इसका मतलब उसकी एंड डिजिट 0 हो सकती है, हो सकती है ना। तो हम चेक करते हैं 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। 4 raised to power n, 4 को अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेंगे, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 raised to power 2 की पावर n, और ये हो गया 2 raised to power 2n। मतलब ये सारे के सारे 2 into n की कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो n 3 है तो 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 6 आ गई। मतलब 4 की पावर n में एक ही प्राइम फैक्टर है, वो क्या है, 2। सो देयर इज only 2 as prime factor. So there is only 2 as a prime factor. अगर 2 सिर्फ प्राइम फैक्टर है, it mean there is no 5 in prime factorization ऑफ 4 raised to power n। कोई भी 5 नहीं है 5 raised to power n की प्राइम फैक्टराइजेशन में, और अगर इसके अंदर कोई 5 नहीं है, इट मीन उसकी एंड डिजिट 0 नहीं हो सकती। सो 4 raised to power n कैन नॉट ends with digit 0। रीजन क्या था इसके पीछे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। ओके, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है बेटा आपकी एक्सरसाइज में, वहां पे क्या है, 4 की जगह सिर्फ 6 है, बाकी सेम क्वेश्चन है, जहां जहां 4 है वहां क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो ये सारी चीज सेम रहेगी, बस ये 6 हो जाएगा, 6 raised to power n, यहाँ भी 6 raised to power n हो जाएगा, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 और 10। तो 6 raised to power n, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं बेटा, 2 3 जा, तो इसको 2 into 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, अगर इसके मैं प्राइम फैक्टर बनाऊं 2 raised to power n into 3 raised to power n, इसका मतलब देयर आर 2 and 3 as प्राइम फैक्टर, 2 और 3 ही इसमें प्राइम फैक्टर, 5 तो नहीं है। फिर आगे भाई देयर इज नो 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n, so 6 raised to power n cannot ends with digit 0। तो सेम इसी एग्जांपल का रूप में क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.2 में, तो वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एलसीएम निकालना। एचसीएम तो हमने पिछले एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए भी निकाला था, अब हमें एलसीएम भी निकालना है, और ये दोनों किसका यूज करके निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करनी है हमें। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी एलसीएम कैसे निकालेंगे ये चेक करते हैं। मान लो हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, एक 6 और एक 20, 6 and 20 इन दोनों के हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 6 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 3 से 3 1 जा 3, 20 से डिवाइड करो, 2
2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 6 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 into 3 और 20 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 टाइम आएगा इसमें, तो लिख लेंगे 2 raised to power 2 into 5। ओके बेटा, समझ गए ना? 2 into 3 हो गया, ये 2 into 2 दो बार 2 आया था, मैंने इसको 2 raised to power 2 लिख लिया, into में 5 लिख लिया। तो 6 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 into 3 और 20 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 raised to power 2 into 5। अब इनका HCF और LCM क्या होगा? HCF देखो बेटा क्या होगा, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। और एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन कह सकते हैं या मीनिंग कह सकते हैं या सॉल्यूशन कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। एचसीएफ का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर इन ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ये ध्यान रखना है, कॉमन यानी जितने भी हमारे पास मान लो 2 है 3 है 4 है, जितने भी नंबर है उन सभी में जो कॉमन होगा, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा और स्मॉलेस्ट पावर होगी, उन सभी की क्या करनी है? हमें प्रोडक्ट करनी है। और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर की प्रोडक्ट ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक प्राइम फैक्टर। कॉमन की बात नहीं है यहाँ पे हमें सभी प्राइम फैक्टर लेने हैं इन द नंबर्स। तो अगर हम इन डेफिनेशंस को देखें, अगर हम इसमें एचसीएफ निकालें, HCF of 6 and 20 क्या होगा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर 2 दोनों में कॉमन है, या 3 है या 5 है और कुछ कॉमन नहीं है। स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं, इट मीन 1 है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है बेटा? 1। तो HCF दोनों का क्या आ गया? 2 raised to power 1, इट मीन 2। और LCM 6 and 20, 6 and 20 का एलसीएम और ज्ञात करते हैं यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्रत्येक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पे पहला प्राइम फैक्टर आ गया 2 और नंबर्स में देखें ग्रेटेस्ट पावर कौन सी? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ले ली, 2 raised to power 2। उसके बाद 2 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर आता है बेटा? 3 आता है, तो हम 3 ले लेते हैं। 3 की पावर 1 है तो 1 ही लेंगे। 2 आ गया, 3 आ गया, और कोई प्राइम फैक्टर बच गया इनमें? हाँ बच गया 5, तो हम क्या ले लेंगे? 5 भी ले लेंगे। इनको प्रोडक्ट करेंगे 4 into 3 into 5, 4 3 जा 12 5 जा 60। इट मीन एलसीएम क्या होगा इनका? 60, एचसीएफ क्या होगा इनका? 20। अब एक काम करो आप, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट करो। एचसीएफ कितना आया हमारा? 2, एलसीएम कितना आया? 60। इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी होगी? 120। एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर तौर करो, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, दोनों नंबर की प्रोडक्ट करो। नंबर क्या क्या थे हमारे पास? 6 and 20, 6 into 20, ये क्या आ गया? 120। बहुत सारी तो इट मीन इन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट इसकी इक्वल होगी, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ये याद रह जाएगा। इस रिजल्ट को यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 थिंग्स होगी, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया और 2 नंबर्स हो गया। हमें 3 चीजें पता हो तो 4th चीज हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें 2 नंबर एंड एलसीएम पता हो तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे, इन सभी की वैल्यू रख देंगे। एचसीएफ एलसीएम पता हो, एक नंबर पता हो तो हम दूसरा नंबर भी पता कर सकते हैं। यूजिंग दिस रिजल्ट
using this result we can solve the lot of questions. Okay, example number 7 है बेटा हमारे पास कि find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization, hence find LCM. पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके HCF फाइंड आउट करना है और उसके बाद LCM फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन हम करते हैं इसका. सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं बेटा 96 के. 96 2 से डिवाइड हो रहा है 48, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 24, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 3. इसी तरीके से 404 के लिए 2 से डिवाइड हो रहा है 202 और 2 से फिर डिवाइड हो रहा है 101 और 101 एक प्राइम नंबर आ गया जो किसी से डिवाइड नहीं होता. तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गई? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404 आर क्या बनेगी? 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 2 इंटू कितने टाइम 2 है 5 टाइम 3 4 5 और 1 टाइम है 3. 404 2 इंटू 2 इंटू 101. इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 5 टाइम 2 है तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 और इसके अंदर 2 टाइम 2 है तो 2 रेज टू टाइम इंटू 101. ओके, पहले भी इनका HCF फाइंड आउट करना है. तो बाय डेफिनेशन HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या होगा? अभी हमने डेफिनेशन की थी HCF की, क्या होगी? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों में है, कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है. स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2. यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 2 है. छोटी पावर कौन सी हुई? 2 हुई. तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 रेज टू पावर 2 इट मीन 4. अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके नहीं फाइंड आउट करना. तो हमने जो पिछले एग्जांपल में जो रिजल्ट यूज किया था, क्या रिजल्ट था बेटा? वो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. उसका यूज करना है हमें. HCF क्या बना है? अभी निकाला हमने 4 इंटू LCM फाइंड आउट करना है. LCM की जगह LCM रखो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. नंबर क्या क्या है हमारे पास? 96 इंटू 404. तो LCM किसकी इक्वल हो गया बेटा? 96 इंटू 404 डिवाइड में ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आगे किसकी हो गया? डिवाइड में. 4 से कैंसिल हो गया 101 पे. तो LCM किसकी इक्वल आ गया? 96. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. यहाँ पे 3 नंबर आ गए. पहले 2 नंबर का था, अब 3 नंबर का. कुछ भी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है. जो पहले करते आए वही करते रहेंगे. क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे. प्राइम फैक्टर बनाओ 6 के. 2 पे डिवाइड 2 3 जा 6, 3 पे डिवाइड 1 पे. 72 के बनाओ 2 से डिवाइड 36, 2 से डिवाइड 18, 2 से डिवाइड 9, 3 से डिवाइड 3, 3 से डिवाइड 1. सेम 120 की बनाओ 2 से डिवाइड 60, 2 से डिवाइड 30, 2 से डिवाइड 15, 3 से डिवाइड 5 और 5 से डिवाइड 1. तो प्राइम फैक्टर्स आर प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा? 6 के 2 इंटू 3 यानी 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 1 72. 3 टाइम 2 एंड 2 टाइम 3. इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2. 3 टाइम 2 था तो 2 रेज टू पावर 3 होगी और 2 टाइम 3 था तो 3 रेज टू पावर 2 होगी. 120 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1. तो सबसे पहले HCF 672 एंड 120. HCF का भी फॉर्मूला स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर की. सबसे पहले कॉमन देखो तीनों में क्या है? 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है. तीनों में 2 कॉमन है. इसका मतलब 2 की स्मॉलेस्ट पावर देखो. तीनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 रेज टू पावर 1. तो 2 रेज टू पावर 1 आ गया. उसके बाद 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है. तीनों में 3 भी है. इसका मतलब 3 भी कॉमन है. 3 कॉमन है तो हम क्या करेंगे? 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1.
तो HCF बेटा क्या आ गया इनका 2 into 3, इसका मतलब 6। एलसीएम देखो, एलसीएम क्या था, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर आता है 2, 2 की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है 3, 2 raised to power 3 ले ली। उसके बाद प्राइम फैक्टर आता है 3, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 2। उसके बाद इसमें तो 2 और 3 दोनों आ गए, इसमें भी 2 और 3 आ लिए, इसके अंदर 5 रह गया, 5 की पावर 1। ये क्या बनेगा, 2 raised to power 3 क्या होता है 8, 3 raised to power 9 into 5 raised to power 1, ये कितना हो गया 8 5 जा 40, 49 जा 360। एलसीएम कितना आ गया 360। अब वो रूल देखते हैं हम, जो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाला था, क्या वो इन पे लागू होगा, करके देखो जरा। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा 6 इंटू 360 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर करो ऊपर 6 इंटू 120 इंटू 72, ये क्या बनेगा 6 6 का 36, 3 6 3 80, ये 360 था तो एक जीरो यहाँ लगी, ये हो गया 720 और 720 की 72 से मल्टीप्लाई 2 0 2 14 0 04815 51840, क्या इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब वो जो रूल था वो सिर्फ 2 नंबर पे अप्लाई होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM into HCF of both numbers। 3 नंबर के ऊपर वो रिजल्ट अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो बेटा इस एक्सरसाइज के हमने सारे एग्जांपल कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज खुद ट्राई करके देखोगे, अगर प्रॉब्लम्स नहीं सोल्व होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।